हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली ट्राइबल वर्ड्स। चलिए, तो हमने बात करी थी जातीय विद्रोह ना। हमने बात करी थी जातीय विद्रोह की, हम बात कर रहे थे कारण हो गए थे, सन्यासी विद्रोह लिखवा दिया था। अब देखिए मिदनापुर और दिलबुख का विद्रोह, रिवॉल्ट इन मिदनापुर एंड दिलबुख। मिदनापुर और दिलबुख का विद्रोह। अब इस विद्रोह में लिखिए, पहले लिखिए कारण, कॉज, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था। कारण लिखिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था। इंग्लिश में कॉजेस में लिखिए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। लीडर्स में लिखिए लीडर नेता या नेतृत्व किसने करा इनका, दामोदर सिंह और जगन्नाथ धर। दामोदर सिंह और जगन्नाथ धर। मैं ये सब आपको समझाऊंगी, ठीक है? अभी एक बार तो लिखिए। थर्ड लिखिए, हम जातीय विद्रोह की फिलहाल बात कर रहे हैं। थर्ड लिखिए मोमरिया विद्रोह। मोमरिया विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ मोमरिया। कॉजेस लिखिए, कारण लिखिए, मोमरिया और अहोम राजवंश। मोमरिया और अहोम राजवंश के बीच सत्ता और शक्ति को लेके संघर्ष। मोमरिया और अहोम राजवंश के बीच सत्ता और शक्ति का संघर्ष, जिसमें अहोम ने अंग्रेजों की सहायता ली। जिसमें अहोम ने अंग्रेजों की सहायता ली। इंग्लिश में कॉजेस में लिखिए रिजल्ट ऑफ पावर स्ट्रगल। Result of power struggle between Memoria and Ahom Kingdom, in which Ahom took help of British.
अब मोमरिया के बारे में 2 बुलेट पॉइंट्स आई एक्सप्लेन सब कुछ ना, पहले इसमें मोमरिया लिखो, इसी के नीचे तीसरा बुलेट पॉइंट में मोमरिया लिखो, और मोमरिया को लेके 2 बातें आप लिखो कि कौन पे है ना, लिखो निम्न जाति के किसान, लो कास्ट पीजेंट। सेकेंड पॉइंट लिखो मोमरिया के बारे में ही, ये अनिरुद्ध देव जो एक वैष्णव संत थे, उनकी शिक्षाओं को मानते या उनकी शिक्षाओं पे चलते या उनको मानते। सिंपल इंग्लिश में लिखो मोमरिया के नीचे 2 पॉइंट, लो कास्ट पीजेंट, पहला पॉइंट लो कास्ट पीजेंट, सेकेंड पॉइंट दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अनिरुद्ध देव। आइकन लगा के लिख लो वैष्णवाइट सेंट। तीसरा इसमें लिखो हेडक्वार्टर, यानी इनके विद्रोह का हेडक्वार्टर हम बता रहे हैं, हेडक्वार्टर या मुख्यालय भाटीपुर, 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 ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी एक बार लिखो बिना कुछ क्वेश्चन करे लिखो ना। अब लिखो रिजल्ट, इस विद्रोह के परिणाम, मोमरिया रिजल्ट। अहोम राजवंशों का कमजोर पड़ जाना तथा पायक व्यवस्था का समाप्त हो जाना। एक्सप्लेन करा जाए, पायक व्यवस्था का समाप्त हो जाना। वीकनिंग ऑफ अहोम किंगडम causing near end of Payak system. स्वतंत्र, हाँ सॉरी क्या मतलब इसी रिजल्ट में सेकंड पॉइंट लिखो स्वतंत्र मटक राज्य, स्वतंत्र मटक राज्य का निर्माण, सेकंड पॉइंट। थर्ड लिखो बर्मा का लगातार आक्रमण करना। एक्चुअली असम की बात ना, ये मोमरिया विद्रोह असम में हुआ था, तो बर्मा का लगातार आक्रमण करना और अंततः अंग्रेजों का असम पर कब्जा कर लिया। Repeated invasion of Burmese and final annexation by British. Foundation of independent Matak state. Foundation of
इंडिपेंडेंट मटर स्टेट, फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मटर स्टेट। गाइस बातें नहीं होनी चाहिए, हाथ से लिखना है। तो क्यों चल रहा है? चलिए अगला लिखो। क्या कौन सा? पायक सिस्टम, इंग्लिश में वीकनिंग ऑफ अमोंग किंगडम कॉजिंग नियर एंड ऑफ पायक सिस्टम। ओके, एक्सप्लेन करूंगी मैं पायक सिस्टम थोड़ा सा, एक दो लाइन में आप समझ जाओ। फिलहाल आप ये लिख के फिर समझ लीजिए पॉइंट्स। नेक्स्ट लिखो डुंडिया विद्रोह, डुंडिया रिवॉल्ट, डुंडिया 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 विद्रोह, डुंडिया रिवॉल्ट, डुंडिया। गाइस मेरी क्लास में कोई बदतमीजी नहीं चलेगी, तो whoever is making sound here दोबारा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। डुंडिया रिवॉल्ट या फिर डुंडिया विद्रोह। एरिया लिख दीजिए, प्रेजेंट कर्नाटक या बेडनूर। बेडनूर उस टाइम का बेडनूर वाला जनरली एरिया है, और की प्रेजेंट कर्नाटक में बेडनूर ब्रैकेट में कर्नाटक। लीडर लिखिए नेता डुंडिया वाघ, डुंडिया वाघ। कारण लिखिए लीडर डुंडिया वाघ, डुंडिया डुंडिया वाघ, वाघ वाघ। कारण लिखिए कंक्वेस्ट ऑफ मैसूर, मैसूर पर कब्जा, पहला कारण मैसूर पर कब्जा। ये इतना ही, मैसूर पर कब्जा, कंक्वेस्ट ऑफ मैसूर। नेक्स्ट लिखिए कोटायम विद्रोह, कोटायम विद्रोह, कोटायम विद्रोह, कोटायम रिवॉल्ट। लीडर लिखिए मार दिया गया था, दमन कर दिया गया था। जिनके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है वही सबका, तभी तो सारे मित्रों में स्क्रीन नहीं करी, जनरली सब प्रेस करते हैं। ये कुछ अलग किसी में हुआ है तो वो हम कर रहे हैं। कोटायम विद्रोह। कारण लिखिए, हाँ सॉरी, नेता लिखिए केरला वर्मा, पांच हसी राजा। केरला वर्मा पांच हसी राजा, एक ही वर्ड है पांच हसी। केरला वर्मा पांच हसी राजा। इसके सामने इसके दो नाम और लिख दीजिए हाइफन डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे ये। केरला सिंहम, सिंघम नहीं है सिंहम, मतलब हिंदी में भी केरला सिंह बेसिकली इसका मतलब, इनको केरला सिंह बोला जाता है, लॉयन ऑफ केरला, ठीक है, लॉयन ऑफ केरला। और पाइचे राजा, PYCHE, PYCHE, पाइचे राजा। ये मलयालम का है, हिंदी का नहीं। पाइचे राजा और केरला सिंह, ये इनको बोला जाता था। सामने लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब इसके कारण लिख लीजिए।
कारण में आप ऐसा कुछ लिखिए, राजनीतिक प्लस आर्थिक। नोट्स है ये बेसिकली आप लोगों के ना, इसलिए आपको बुक में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी एग्जैक्टली ऐसे नहीं पर थोड़ा अलग से। तो लिखो पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक, राजनीतिक प्लस आर्थिक। और अब नीचे लिखिए इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है? नीचे लिखना, सामने में। (1790) में अंग्रेज एक समझौते के द्वारा कोटायम की स्वतंत्रता ओके 1790 में एक समझौते या संधि, कुछ भी आप एक वर्ड इसलिए एग्रीमेंट है बेसिकली, एक एग्रीमेंट एक समझौते के द्वारा कोटायम की स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। नहीं, घोषित मत लिखिए, सॉरी, मान्य कर देते हैं, मान्य कर देते हैं, मान्य कर देते हैं। 1790 एग्रीमेंट with Kottayam by British recognized its independence. किंतु लास्ट वर्ड आप लिख नहीं रही हो इंग्लिश, किंतु लिखो, किंतु तीसरे आंगन मैसूर, किंतु तीसरे आंगन मैसूर युद्ध के बाद, किंतु तीसरे आंगन मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज मालाबार और कोटायम दोनों पर कब्जा कर लेते हैं। कोटायम का वास्तविक राजा केरला वर्मा था, किंतु वे केरला वर्मा को हटाकर वीर वर्मा को वहां का नया राजा, अच्छा कंफ्यूजन ना हो तो राजा के सामने सामंत और लिखिए, ठीक? ये कोटायम एक जागीर राजवंश नहीं, वीर वर्मा को वहां का नया राजा घोषित करते हैं, जो कंपनी की मांग को पूरा करने के लिए लोगों पर अत्यधिक कर लगाते हैं। आफ्टर थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर, English annexed Malabar
The de facto ruler of Kottayam was then Keralavarma, but they appoint Veer Varma as new Raja or Jagir. New Raja, who levied, levied exorbitant tax to meet companies' demand. Companies' demand. In 1797, a peace treaty, देखो अब क्लास में केमिकल्स यूज नहीं करो, नेक्स्ट टाइम नहीं। In 1797, a peace treaty was made 1797 में एक शांति संधि कर ली जाती है। सिर्फ इतना ही लिखना है, इसका डिटेलिंग नहीं। अब इसी में एक सेकंड पॉइंट और लिखो, मतलब इसके नीचे लिखो। ये पूरा घटनाक्रम मैं समझाऊंगी तो आप कनेक्ट कर पाओगे। लिखने वाली चीज लिखना, कॉन्फ्लिक्ट ओवर वयनाड पर विवाद। इसी में ही सेकंड पॉइंट वयनाड, WAYANA, वयनाड को लेकर विवाद। अब इसमें आगे लिखो, 5 हसी राजा नायर प्लस लिख लेना पठान प्लस मापिला सिपाहियों की सेना लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता। 5 हसी राजा organized a large force of Nayars plus Mapilas plus Pathans to fight against British. नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, सेकंड पॉइंट, मावली तोड़ू नहीं, मावली नहीं है ये, मबीला तोड़ू। हाँ, 5 हसी राजा के बारे में जो हमने भी लड़ाई की बात करी है ना, कुछ
रिलेटेड मबीला तोडू नामक स्थान पर मृत्यु, सिंपल, पारसी का, ठीक है। डाइड एट मबीला तोडू नामक स्थान पर मृत्यु, डाइड एट मबीला तोडू। नेक्स्ट लिखो पोलीगार, 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 चलो हिंदी में ऐसे पोलीगार, POLIGAR, पोलीगार। ब्रैकेट में लिखो पलियक करगल। गाइस ये साउथ इंडियन लैंग्वेज की वर्ड है, थोड़े डिफिकल्ट हो रहेंगे। पलियक, पलियक ये एक ही वर्ड है पर अभी याद आएगा सब लोग। पलियक करगल, पलियक करगल। कई बार आपको नाम एग्जाम में पोलीगार की जगह पलियक करगल भी आ सकता है कि पलियक करगल विद्रोह क्या है। पलियक करगल, पलियक, पलियक करगल। इंग्लिश में भी यही है, पोलीगार रिवॉल्ट और पलियक करगल। ओके, स्पेलिंग लिख लो आप। इंग्लिश हिंदी वाले भी चाहे इंग्लिश में लिख लो पलियक करगल की PALA। पोलीगार में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, POLIGAR। इंग्लिश में पलियक करगल का लिख लो PALAYAK मतलब डबल के है, सिंगल AL। पलियक करगल PALAYAK, पलियक करगल का क्या स्पेलिंग रहेगा? KARARGAL, करगल। चलिए अब इसमें लिखिए एरिया, लिखिए पहले कर्नाटक क्षेत्र, कर्नाटक क्षेत्र। ब्रैकेट में लिखो मॉडर्न तमिलनाडु या आधुनिक तमिलनाडु। कर्नाटक रीजन में बेसिकली ये हुआ था। अच्छा, इसके नेचर के बारे में आप एक स्टेटमेंट लिखिए, मैंने ये कहीं से उठाई है और ये प्लीज नाम आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आया। ठीक है, नेचर या इसकी प्रकृति के बारे में हम एक स्टेटमेंट उठाते हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमें कभी भी मेंस में अगर हम जन प्रतिरोध, देखो मेंस में पर्टिकुलर रिवॉल्ट पे क्वेश्चन पूछे ये बहुत अभी तक नहीं हुआ, पर कुछ विद्रोह ऐसे हैं जिनको हम लोग जरूर मेंस में अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं अपने किसी भी पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। ओके, तो नेचर के बारे में आप एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार का नाम लिखिए, इंग्लिश में लिख दीजिएगा, जो जिन्होंने इस विद्रोह पे टिप्पणी करी वो इसके नेचर को लिख देगा। शुन्मुगई, SHU, हाँ पहले A डॉट शुन्मुगई नाम है तो SHUN, शुन SHUN, शुन, MUGAIAH, शुन्मुगई, ठीक है, शुन्मुगई, कुछ शुन्मुगई और राइट। इतिहासकार या हिस्टोरियन शुन्मुगैया कहते हैं कि
विद्रोहियों द्वारा की गई घोषणा यह बतलाती है कि वह स्वतंत्रता के लिए जन सामान्य के सहयोग में विश्वास रखते थे। Historian says that proclamation by rebels indicate that they believe in mass movement seeking independence. इसके रिजल्ट में लिखिए अच्छा, इस विद्रोह के नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, क्योंकि ये जब मैं आपको समझाऊंगी तब हम कुछ चीजें जैसे नॉर्मली बोर्ड पे हम करते हैं ऐसे हम लोग करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आप आधा पन्ना जरूर छोड़ देना, आधा या एक पन्ना स्टूडेंट के साथ। तो रिजल्ट में आप पहले रिजल्ट ही लिख लो सीधा। 1801 में कर्नाटक संधि 1801 में कर्नाटक संधि, जिसके तहत अंग्रेजों का तमिलनाडु पर या फिर कर्नाटक पर, तमिलनाडु मत लिखे, कर्नाटक लिखे, उस टाइम में तमिलनाडु लिखा, सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। रिजल्ट, कर्नाटक ट्रीटी of 1801 by which British took direct control over these areas or over Karnataka. नेक्स्ट लिखिए दीवान वेलुथंपी, दीवान वेलुथंपी, दीवान वेलुथंपी विद्रोह, दीवान वेलुथंपी विद्रोह। एरिया लिखो, लीडर इसमें यही है वेलुथंपी। एरिया लिखो ट्रावनकोर, ट्रावनकोर एरिया है ट्रावनकोर। और इसमें बस एक चीज का आप नाम लिख के रख लीजिए, कुंडारा घोषणा या कुंडारा प्रोक्लेमेशन, कुंडारा घोषणा या फिर कुंडारा प्रोक्लेमेशन। कुंडारा, कुंडारा, कुंडारा घोषणा ऑब्वियसली बताऊंगी मैं, अभी तो बहुत है, ये जो है इनका सबका डिटेलिंग होना बचा है, अभी लिख के रखो खाली अपने पास कुंडारा घोषणा। कभी आपको एग्जाम में हो सकता है कि कुछ ऐसा पूछा जाए कि कुंडारा घोषणा किस विद्रोह से संबंधित है।
इसलिए अपने पास एज ए साइड नोट आप ये रखिए। अगला लिखो वहबी, 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 वहाबी, वहाबी विद्रोह, वहाबी मूवमेंट। इसके नेचर के बारे में लिखो इस्लामिक रिवाइवलिस्ट, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट, इस्लामी पुनर्जागरणवादी। इसकी प्रकृति के बारे में इस्लामी पुनर्जागरणवादी, ठीक है। लीडर लिखो, लीडर सैयद अहमद, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, ब्रैकेट में रायबरेली, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि कैसे ये इस्लामी पुनर्जागरणवादी है, ठीक है, हाउ इट इज इस्लामिक रिवाइवलिस्ट। अच्छा, एक फैक्ट और लिख लो, इसका बेस था, बेस या हमने केंद्र जो था ना, सिताना, सिताना, SITHAN, सिताना, बेस मतलब मुख्य केंद्र ना, जहां से मतलब अपनी गतिविधियां कर रहे थे। बेस कैंप होता है ना, बेस मुख्यालय, हेडक्वार्टर, ठीक है। सेंटर लिख लो, केंद्र लिख लो, मतलब और कहां पे ये आंदोलन जो है वो बहुत तेजी से फैला था। पटना, हैदराबाद, मैसूर, सॉरी मैसूर नहीं है, मद्रास, नॉट मैसूर, सॉरी मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट विद्रोह लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कूका विद्रोह, कूका, कूका विद्रोह। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूका विद्रोह के लीडर आपके स्टेट से एग्जाम में पूछे, ओके, थोड़ा ध्यान रखिए। कूका विद्रोह वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लीडर लिखो भगत, भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल। और भगत जवाहर मल के ब्रैकेट में एक नाम लिख लेना, सिया साहिब, सिया साहिब, SIAN, सिया साहिब। और बाबा राम सिंह, अच्छा, बाबा राम सिंह के बारे में एक इंफॉर्मेशन नीचे या कहीं की साइड में लिखो, नामधारी संप्रदाय के संस्थापक। क्या होता है अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, सिंपल लिख के रखो, नामधारी, नामधारी, नामधारी संप्रदाय के संस्थापक, फाउंडर ऑफ नामधारी सेक्ट, नामधारी संप्रदाय के संस्थापक, फाउंडर ऑफ नामधारी सेक्ट। एरिया लिखो पश्चिमी पंजाब, वेस्टर्न पंजाब। अब इसके नेचर के बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि इसके नेचर से हमको बड़ा अच्छा मटेरियल हमारे मेंस में कभी सिविल रेबेलियन का कोई क्वेश्चन आया और अगर हमारे पास सवाल इस तरीके का हुआ कि जो 1857 से पहले के प्रतिरोध थे वो सभी प्रतिरोध जो हैं वो बहुत ही ज्यादा पिछड़े या बैकवर्ड लुकिंग थे, या उनमें कोई भी आधुनिकता की या राष्ट्रीयता की बात नहीं थी, तो ठीक है कुछ चीजें सपोर्ट में हमने मान लो विश्लेषण करना है,
हमारे पास कुछ पॉइंट ऐसे भी होने चाहिए जिससे हम इसको काउंटर कर सकें और हम कहीं ना कहीं दिखा सके कि देखो ये विद्रोह हमारे पास एग्जाम्पल है जिसका नेचर कुछ इस तरीके का था कि चलो हम पूरी तरीके से अगर इसे राष्ट्रवादी नहीं कह सकते तो अर्ध राष्ट्रवादी या आधे राष्ट्रवादी से कह सकते। तो उसमें हमारे लिए ये बड़ा बढ़िया जो है आंदोलन हमारे सामने। तो नेचर में देखो आधे आधुनिक या अर्ध आधुनिक आधे हाँ या प्रोटो आधे होता है ना कोई पहले जैसे ना प्रोटो ह्यूमन आदि पुरुष जैसे होता है आधे पुरुष, तो आधे आधुनिक और आधे राष्ट्रवादी प्रोटो मॉडर्निस्ट एंड प्रोटो नेशनलिस्ट। कभी भी आप मेंस में आंसर लिखने जाए और आपको पूछा जाए कि जो पीपल रेजिस्टेंस या जन प्रतिरोध था उनकी प्रकृति कैसी, और अगर आप उन विद्रोहों आधे आधुनिक और आधे राष्ट्रवादी प्रोटो मॉडर्निस्ट या प्रोटो नेशनलिस्ट ये एक पॉइंट बना के कहते हैं तो ये विद्रोह का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो इस विद्रोह में हुआ उस साइड। ठीक है, इसलिए हम इसके नेचर को थोड़ा ठीक से करते हैं। अब लिखिए इसमें, हालांकि यह विद्रोह एक धार्मिक सुधार के रूप में शुरू हुआ था, किंतु यह जल्द ही अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। अब पहला जो हमने पॉइंट किया, सॉरी इंग्लिश में लिखे, ऑल्दो स्टार्टेड एज अ रिलीजियस reform movement, it soon turned into a political campaign against British. अब जो पहला हमने पॉइंट लिखा प्रोटो मॉडर्निस्ट या आधे आधुनिक, या फिर हम जो बात कर रहे हैं कि धार्मिक सुधार आंदोलन की तौर पे हो, तो पहला ये ए या बी या कुछ भी करके पॉइंट डालिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं उसकी बेसिक बातें हम यहाँ लिखते हैं। जब हम ये आंदोलन पढ़ेंगे तो हम आपको थोड़ा बहुत डिटेलिंग करा दूंगी, अदरवाइज तो देखो प्रोटो मॉडर्निस्ट कैसे था ये, क्योंकि आपकी बुक में गिवन नहीं है चीजें, ये थोड़ी डिराइव अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें। आधे आधुनिक कैसे था, सिंपल प्रोटो मॉडर्निस्ट क्यों कह रहे हैं इसके नीचे रीजन लिख लो आप। एक ही रीजन है, प्रोटो मॉडर्निस्ट या आधे आधुनिक, नीचे लिखिए इसकी मूल विचारधाराएं थी जाति भेदभाव, जाति प्रथा या जाति भेदभाव या जाति उत्पीड़न को समाप्त करना, मांस एवं मदिरा के उपयोग को न करना,
देखो महिला सशक्तिकरण, मतलब इसके आगे आप कॉमन आ जाए तो महिला सशक्तिकरण। अब महिला सशक्तिकरण के इसमें दो बातें थी, देखो दीज आर नोट्स काइंड ना, नोट्स के तरीके में है, तो इसे पूरा स्टेटमेंट जैसे मत करना, नोट्स फॉर्मेशन में है ये महिला सशक्तिकरण। और हम क्यों कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण पर बल था इसका, सिंपल लिख लो महिला सशक्तिकरण पर बल, और इसमें लिखो अंतर जातीय विभाग और विधवा पुनर्विवाह पर जोर। इंग्लिश में इट्स बेसिक टेनेट्स फॉर abolition of caste discrimination, discouragement of consumption of meat and alcohol, women empowerment, हाइफन लगा के, permission for intermarriages and widow remarriage। अब दूसरा हमने बोला कि ये आद्य राष्ट्रवादी, प्रोटो नेशनलिस्ट, ठीक है। इसमें दो पॉइंट हैं, बड़े सॉलिड पॉइंट। पहला लिखो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ था, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट फॉरेन रूल, या विदेशी सत्ता के खिलाफ था ये। सेकंड पॉइंट लिखो इसने स्वदेशी और नॉन कोऑपरेशन असहयोग, इसने स्वदेशी और असहयोग के विचार को या के तरीके को बहुत पहले इस्तेमाल कर लिया या इस्तेमाल किया। और कैसे हम कह रहे हैं कि सहयोग और स्वदेशी को इस्तेमाल किया, तो उसके अंदर आप दो पॉइंट और लिख लीजिए। पहला पॉइंट है इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, कानून और कपड़ों के बहिष्कार की बात कही। नेक्स्ट लिखिए हाथ से बुने कपड़े पहनने पर जोर दिया। इंग्लिश में लिखो प्रोटो नेशनलिस्ट, फर्स्ट पॉइंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, सेकेंड लिखिए फर्स्ट पॉइंट है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, सेकेंड लिखिए प्रोपगेट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी and non-cooperation movement much before। So first इसमें लिखो they advocated for boycott of English education, clothes and laws। second लिखो advocated for wearing hand woven clothes। क्या टाइम हुआ? 4 बजे।
मुझे ऐसा क्यों लगा है कि आप लोग थोड़ा थक गए, थक गए नहीं, मैं नहीं थकी, आप लोग। पर अभी तो मतलब अब ब्रेक दे दिया तो लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। 5 बजे तक लेक्चर चल रहा है। चलो अभी 4-5 हुए ना, 8 हो गए, ठीक है। 4:15 तक का मैं आप लोगों को ब्रेक दे रही हूँ, पानी पियाओ, ठीक है। उसके बाद ट्राई पानी पियाओ बस, लेकिन 4:15 बजे वापस मैं लिखवाना शुरू कर दूंगी, और ये नोट्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे। Advocated for wearing hand woven clothes. Advocated for boycott of English education, clothes and law. Guys, सिर्फ 5 मिनट। मुझे ऐसा क्यों लगता है मैंने गलती कर दी? आ जाओ सब वापस। नहीं, ये जितना कराए सारा खत्म करें। उसके बाद हमें ट्राइबल रिवॉल्ट भी करना है। एक्चुअली फिर यहाँ 3 बजे शुरू करोगे पूजा करते तो फिर मतलब नहीं सर, खत्म नहीं करा, 5 मिनट तो ब्रेक है, बैठे तो 2 बजे से थे। 7 तक बनाओगे? 5 बजे तक। 4:30 क्यों? नहीं 5 बजे तक करो। ऐसे कैसे सर ने मुझे 3:30 के हिसाब से क्लास शुरू हुई, मैं 5 बजे तक। अरे वो 3 से 3:30 तो वहाँ कुछ नहीं हुआ था। 2 मिनट टाइम नहीं, टाइम 3 से 5 मिनट। 3 से 5 मिनट तो 3:30 से 5 मिनट। तो है
चलिए गाइस, एक छोटा सा जनजातीय विद्रोह का कारण का टॉपिक और है, जिसमें लिखने वाली चीज फिर क्या अपना लिखने वाला इस टॉपिक का मोटामोटी खत्म हो जाएगा और हम फटाफट से इस लेक्चर में और एक जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें एक्सप्लेनेशन करते हैं। अच्छा, जन्माष्टमी तो परसों है ना? अरे छुट्टी मत बताओ, व्रत बता दो। हाँ, पंडित जी बताएंगे, बताइए। मैंने तो रक्षाबंधन है ना, आरती करनी थी, मैं तब घर पे थी तो सोचा तभी बात थी भैया को राती और क्या करूँ। मैं तो परसों चलिए शुरू करते हैं। अब जो है गाइस, प्लीज अभी मैंने आप लोग को ये पूरा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, यूपीएससी के जब भी आप लोग क्लास नोट्स बनाओ, अब पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया बताने का, तो ये बनाने का एक तरीका रहता है। हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, तो हमेशा साइड में दोनों साइड स्पेस छोड़ के नोट्स बनाएं। ओके, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी नोटबुक है, राइट, प्लेन नोटबुक देते हैं, तो यहाँ पे लाइन खींच के आप तब नोट्स बनाए कभी भी, ठीक है। जैसे यहाँ लाइन खींच लो, यहाँ लाइन खींच लो, पर जनरली हाफ पेज छोड़ के आप लोग नोट्स बनाए, क्योंकि यू नेवर नो कि उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको लिखना पड़ जाएगा साइड में। स्पेस नहीं रहता तो फिर वो इधर उधर रखने में हमारे पास चीज कंसोलिडेट नहीं हो पाती। हो सकता है कि कभी आप किसी मूवमेंट, जैसे हम विद्रोह कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई अचानक से न्यूज का क्लिपिंग दे, जैसे कि इनके किसी डीलर को सम्मानित करने वाली कोई करंट की बात दे, तो उसको अलग से लिखने की बजाय जहां आपने इस विद्रोह के नोट्स बनाए हो वहीं लिखें। तो ये चीज जरूर करिए, कोशिश कीजिए कि आप जब नोट्स बनाए ना, या यूपीएससी का जब भी करें, हमेशा प्लेन कॉपी यूज करें। उसका रीजन ये है कि आपका जो मेंस का आंसर की कॉपी होता है ना, वो प्लेन रहता है, और अगर आप अभी तो लाइनों वाली में लिखते हो, वहां लिखने लगते हो तो ऊपर पहुंचा देते हो, या तो टेढ़ा जाता है या वो नीचे जाता है। और दूसरी बात ना, हमेशा एक साइकोलॉजिकल चीज होती है कि ना, उस पे लाइनों वाले पे लिखने के बाद प्लेन पे एक बार पे आपकी स्पीड नहीं बैठ पाती, ठीक है, स्पीड नहीं बैठ पाती। तो ये आपके मतलब आपको पूरी कॉपी खरीदने की भी जरूरत नहीं है। इसके मान लो, चलो भाई, हो सकता है भी किसी का फाइनेंशियली चीज इतना नहीं बेटर हो कि यार पूरा वैसा मिले, ऐसे प्लेन आपके रफ कॉपी के पन्नों के पूरे बंडल आ जाते हैं, है ना, पूरे बंडल आ जाते हैं। स्पाइरल करवा लो, स्पाइरल करवा लो उनको आराम से, बंडल खरीद लो, स्पाइरल करवा लो, 200 पन्ने का या 100 पन्ने की, जैसे भी है। लेकिन कॉपी कोशिश करो प्लेन रखो, और प्लेन ना भी रखने वाली बात मानो तो ये बात जरूर रखो कि जब नोट्स बना रहे हो तो साइड में स्पेस छोड़ो, ठीक है। जैसे मान लीजिए, हो सकता है जब मैं आपको इस टॉपिक्स की जो मैंने लिखवाए हैं इनकी एक्सप्लेनेशन दूँ, हो सकता है एक आधी बात कुछ नई निकल के आ जाए। अगर आप लोगों ने स्पेस नहीं छोड़ा होगा तो उसको कहाँ लिखोगे, ठीक है। ये बात मुझे लगता है मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। मैंने एक्चुअली आज ही आप लोगों की नोटबुक्स पे ध्यान दिया, अच्छा मैंने दिया ही नहीं था। लाइनों वाली नोटबुक्स पे यूपीएससी के नोट्स नहीं बने, और अगर बनाओ भी तो चलो अब तो लग गए तो अब क्या करें, तो साइडों में स्पेस, ये काम तो हो ही सकता है ना, वो जरूर छोड़ो। जैसे लिखो इस तरीके से कॉपी ऐसे, लाइनें वाले में ऐसे लिखना पॉसिबल भी नहीं होता,
जनजातीय विद्रोह या सॉरी विद्रोह नहीं, जनजातीय विद्रोह के कारण। जनजातीय विद्रोह के कारण। अब लिखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध, 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज जनजातीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करने के लिए आतुर थे। During late 18th and early 19th century, British were keen to expand their control on tribal areas. Excited? आतुर का मतलब उत्सुक, एक्साइटेड। कीन का मतलब चाहिए, ठीक है। जनजातियां घुमंतु कृषि या स्थानांतरण कृषि या झूम खेती, ठीक है। स्थानांतरण कृषि, आखेट, अरे स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक जगह से दूसरी जगह पे घूम के खेती करना, घुमंतु खेती भी बोलते हैं। घुमंतु खेती भी लिख सकते हो, स्थानांतरण कृषि भी लिख सकते हो। घुमंतु कृषि, स्थानांतरण कृषि, आखेट और पशुपालन पर निर्भर थे। अब स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिखा है, जनजातीय से शुरू करा है, ठीक है। ट्राइबल्स मेन स्टेबल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, hunting, tribal, main stable, shifting agriculture, hunting, and grazing। कुछ छूट गया है किसी का? ट्राइबल्स मेन स्टेबल, ठीक है, मेन स्टेबल, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड ग्रेजिंग। हिंदी में मैंने दिखाया था जनजातियां, घुमंतु खेती, आखेट और पशुपालन, ठीक है। ग्रेजिंग करेंगे तब पशु लोग खेती, इसी वजह से वो लोग ग्रेजिंग करवाएंगे। पशुपालन पर निर्भर थे, जिनको फॉरेस्ट अधिनियम 1878 के द्वारा फॉरेस्ट
वन अधिनियम 1878, वन अधिनियम 1878 के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया और जनजातियों से उनकी रोजी रोटी छीनकर उन्हें भूमिहीन मजदूरों में बदल दिया। इंग्लिश में था ट्राइबल्स mainstay was shifting agriculture, hunting and grazing, which were all banned with the introduction of Forest Act 1878, Forest Act 1878, eliminating the livelihood of them and turning them into landless labor. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, ये पैराग्राफ फॉर्म में चलेगा। एक बार लिखो, मैंने समझाया कुछ भी नहीं है, जब डिस्कस करेंगे तब भी डाउट हो तो बताना, अभी तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं है। हाँ बोलो। क्यों ऐसा नहीं है, वन अधिनियम को 1927 में फिर से अमेंड करा गया, उसके बाद अभी भी अमेंड करे जाते हैं। देखो एक फैक्ट होता है ना कि पूंजीवाद और समाजवाद साथ साथ चल नहीं सकते, दोनों के बीच का एक मिडल रास्ता निकालना ही करेक्ट। ऐसा पूरी तरीके से तस्वीरें हैं कि हमेशा जनजातियों का उत्पीड़न ही होता है, और ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है कि उत्पीड़न नहीं होता। इसलिए कुछ आंदोलन आप अभी ऐसे देखेंगे जो आज़ादी के बाद भी चले। मैंने आप लोग को इसमें से पीजेंट मूवमेंट या किसान विद्रोह नहीं करवाना, क्योंकि किसान विद्रोह में आपको ये सबसे लास्ट में ये टॉपिक करवाऊंगा। ये टॉपिक जो है किसान विद्रोह वाला, जो भूमि सुधार आंदोलन जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे, लैंड रिफॉर्म 9th शेड्यूल में रखा गया, लैंड सीलिंग है ना, जमींदारों से कुछ जमीन रखनी है बाकी की दे देनी, वो उन आंदोलनों के ही लिए। ऐसे ही जनजातियों के लिए SC पीसा है, ठीक है, अभी नागालैंड के साथ एग्रीमेंट हुआ या और क्षेत्रों में एग्रीमेंट किया गया। पीसा है काफी हद तक ग्राम सभा को बहुत ज्यादा पावर देता है। ऐसा नहीं है, देखो हैव अ बैलेंस्ड, थोड़ा बैलेंस हो, ऐसा नहीं होता है कि मतलब हर जगह ही जो क्या बोलते हैं कत्लेआम मचा, अदरवाइज चीजें कभी समझ नहीं। लेकिन फिर ऐसा कहा जाता है, अब जब हम एक जनजातीय विद्रोह की बात ही कर रहे हैं, कि जो नक्सलिज्म है या जो नक्सल है, नक्सलाइट, वो भारत में अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नक्सलियों को खत्म किया जा सकता है, नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। व्यक्ति खत्म हो सकता है, विचारधारा खत्म नहीं हो सकती। नक्सलवाद की विचारधारा को कहीं ना कहीं संथाल और मुंडा विद्रोह या ये जनजातीय विद्रोह से भी प्रेरणा मिली, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से नक्सलवाद या नक्सलवाद की विचारधारा आदिवासियों और जनजातियों के अधिकारों की मांग करती है, ठीक। लेकिन वही हमें एक बात जरूर समझनी होगी, चाहे हम किसी भी विचारधारा को मानते हैं, हो
हो सकता है कि मान लीजिए मैं नक्सलवाद विचारधारा में विश्वास रखती हूँ या मैं मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखती हूँ। नक्सलवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, ये सभी जो हाशिए पे लोग हैं, जो मार्जिनल सोसाइटी है, उनकी बात करते हैं। अभी हम जनजातीय विद्रोह के कारण पढ़ रहे हैं। कारण उस दिन भी जब मैंने बताया और मैंने जब जनजातीय विद्रोह के कारणों की असल में बात करी कि कैसे भूखा मजदूर बना देते थे या खानों में काम करवाया करते थे, उन्हें जंगल उनसे छीन लेते थे, तो अब इसलिए हम लोग को लगता है कि अरे कितना बुरा हुआ। करेक्ट? फिर भी मैं आपसे नक्सलवादी विचारधारा को मानने में कोई बुराई नहीं, लेकिन नक्सलियों से क्या दिक्कत है कि नक्सली कानून तोड़ रहे हैं। हर एक लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वहाँ एक संविधान है, वहाँ एक कानून व्यवस्था है और व्यवस्थात्मक रूप से सही ढंग से आपको अपनी बात कहनी ही पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं। मैं क्यों पिछले साल की जब बैच लेती थी क्लासों में हमेशा एक बात कहती थी कि गांधी, ऐसे कहते हैं कि अरे क्या गांधी से बड़े डिप्लोमेट और स्मार्ट पॉलिटिशियन इंडिया में नहीं थे। वॉज अ शेयर डिप्लोमेट, मतलब उनकी बुद्धि तक हम पहुंच नहीं सकते। नो अभी नहीं आई वो वर्ड आउट होंगे, जब गांधीवाद पढ़ाऊंगी तो तब मैं बात करूंगी। गांधी जी वॉज अ शेयर डिप्लोमेट, ठीक है, एक राजनीतिक एक क्रिटिकल, एक आलोचनात्मक थिंकिंग रखने वाला। आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने बात करी कि असहयोग आंदोलन होना चाहिए, नॉन वायलेंस, अहिंसा होनी चाहिए? लेट मी टेल यू द रीजन फॉर दिस। कोई भी ऐसी जगह जहाँ 4 लोग कदम मचा रहे हो, उनके पीछे जनता जाके नहीं जुड़ती है, और अगर वो जुड़ती है तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि या तो वो मारती है या वो मर जाती है। लेकिन राष्ट्रवाद ये एक भावना है, आजादी एक भावना है, इंडिपेंडेंस एक फीलिंग है, एक इमोशन है। लोग जो है वो तब भारत अंग्रेजों से आजाद नहीं हुए जब अंग्रेजों ने इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत लोगों में आजादी दी या लोगों को इंडिया को आजाद कर दिया, पावर को ट्रांसफर कर दिया। लोग तब आजाद हुए जब लोगों में ये बात आ गई कि ये हमारे हैं नहीं और हमें इनको बाहर निकालना है। हम गांधी जी को अगर आप देखोगे, जब हम लोग नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे कि उन मूवमेंट्स में जो बात कही गई, पहले तो बात जैसे मैं बता रही थी कि असहयोग आंदोलन वाली ना, कि क्यों ये असहयोग के नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ताकि मासेस को जोड़ा जा सके। जो पढ़े लिखे या उस वक्त के आधुनिक लोग थे या जैसे हमारे आपके जैसे लोग थे, तो वो ये बोलते कि यार चाहे कुछ हो हमारी रक्षा कर रहे हैं। शुक्र मनाना चाहिए कि इंडिया में अंग्रेज थे और रशियंस नहीं थे, निहिलिस्ट जर्मन्स नहीं थे, वरना हमारे यहाँ तो किसी की नीली आंखें नहीं है, सबको चैकर में डाल देते। मानो या ना मानो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भले इंडियन मिलिट्री जो भारत के लोग थे या कुछ थे, रक्षा तो करी ना भारत। वो यहाँ के अगर शासक थे तो संभालते तो थे ना। अब एक और एग्जाम्पल में दे, लीग ऑफ नेशंस बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, करेक्ट? इंडिया को आजादी मिली थी 1947 में, लेकिन लीग ऑफ नेशन के संस्थापक मेंबर्स में इंडिया था। देखो वी हैव टू बी वेरी रैशनल। हम लोग आम आदमी की तरह इमोशनल नहीं हो सकते अगर हम लोगों को प्रशासन की तरफ जाए। अंग्रेजों ने अपने देश के साथ साथ इंडिया का नाम भी उसमें लिखवा दिया। इंडिया उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। डोंट सी ऐसा भी नहीं है, पर आप एक और एग्जाम्पल से समझिए। मैं ये चीज को थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया में मुझे क्लियर करना बड़ा जरूरी है। अब जब इंडिया जो है, मतलब हम तो इंडियंस हैं, इंडियंस तो बड़े अच्छे होते हैं, है ना, बड़े अच्छे से लोग हैं हम लोग, तो ना बड़े सब सीधे और इस तरीके से आप मान के चलो। पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि डिप्लोमेसी नोज नो मोरालिटी। कई बार विदेशी नीतियों में मोरालिटी की, नैतिकता की जगह नहीं होगी। अगर होगी तो इंडिया
पैलेस्टीन के लिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियंस है, कोई और इससे डिफर कर सकता है, ठीक है। मैं सिर्फ अपना एक बैलेंस्ड आपको एक अप्रोच बता रही हूँ। दूसरा, हम अफ्रीका, नाइजीरिया या युगांडा में इंडिया ने लास्ट ईयर का था एक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन युगांडा या रवांडा में इंडिया ने 100 काउ जो है उनको डोनेट करी। वहाँ पे काउ बहुत इम्पोर्टेंट करती है, इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इंडिया ने काफी काउ डोनेट करी, वो उनको कृषि करने के, एग्रीकल्चर करने के नए नए तरीके दे रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि इंडिया अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी वहाँ क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि भाई यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बड़ी मुश्किल से वो टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगी। हम अगर उनको दे देंगे तो वो डेवलप कर जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा? अगर यही चीज अंग्रेजों ने सोच ली तो हम उनको इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं? समझे? थोड़ा सा बैलेंस, मतलब थोड़ा सा ठंडा हो गया इस टॉपिक को, अंग्रेजों के इसको समझे। दूसरा चीज, जब हम लोग 1857 के विद्रोह की बात करते हैं, मतलब, और ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, कहीं बुक से मैंने इसको नहीं पढ़ा है, बट देन मेरा अपना खुद का दिमाग मुझे कुछ चीजें बोलता है, जो थोड़े से बहुत हिस्टोरियंस को अगर मैं मतलब मेरे फेवर में करना चाहूँ तो कुछ कोट्स में कर सकती हूँ। बट अभी 1857 के विद्रोह में सिपाहियों के, कहते ना कि क्या कारण थे कि सिपाहियों ने विद्रोह किया, सिपाही इसमें विद्रोह हुए, तो एक कारण ये था कि सर जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजी अफसरों को तो भत्ता दिया करते थे, वो बाहर लड़ने जाते थे, उनको हमसे ज्यादा सैलरी दिया करते थे, हमको नहीं देते थे। ये कारण। अब जानते हैं इंडिया जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में अपने सैनिक भेजता है, करेक्ट। और जो इंडियन मतलब कि सोमालिया या फिर अफ्रीका में जाके सर्विस देते हैं, ऑब्वियसली बात है कि उनको सैलरी ज्यादा मिलती है। अब एक बात बताओ, इतना अच्छा मतलब लंदन छोड़ के वो इंडिया में आ गए, यहाँ कभी अफगानिस्तान में जा रहे हैं, कभी बीकानेर जैसलमेर में जाके लड़ रहे हैं, 45 डिग्री का टेम्परेचर, मर जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो क्यों नहीं एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे अपनी गवर्नमेंट से? और इंडियंस तो यही किए है ना। हाँ, विदेश में कई जा रहे थे म्यांमार में लड़ने के लिए या किसी और जैसे मान लीजिए समुद्र पार जा रहे हैं कुछ, वो एक अलग मैटर आता है। बट एक छोटी सी बात समझिए कि कह रहे कि हमारी सैलरी बहुत कम है, कम थी, नो डाउट कम थी, लेकिन अंग्रेजों की ज्यादा क्यों थी? उनको समझिए उनका घर छोड़ के आए हैं। अब सीधी सी बात है ना, वो क्यों आएंगे अगर उनको सैलरी ज्यादा नहीं देंगे? यहाँ मतलब ऐसा बढ़िया सुहाना मौसम छोड़ के, मेरी क्रिसमस छोड़ के यहाँ पे तप रहे हैं बीकानेर की, जैसलमेर की गर्मी धूप में, तो बेचारे आदमी तो वैसे ही जान निकल जाती थी। इतना यहाँ पे मतलब इंडिया में हर तरीके का मौसम है भाई, एक्सट्रीम मौसम है बिल्कुल कई जगहों पे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, सोचो अगर वो अब से 1 महीने पहले अगर अंग्रेज यहाँ आ गए होते ना, मतलब जो अभी 15-20 दिन पहले मेरठ का हाल था, और वैसी उम्र में अंग्रेजों को या कोई स्विट्जरलैंड से किसी बंदे को उठा के वहाँ बैठा लो, वो पहले तो रोएगा और फिर उसको तुमने कॉम्पनसेट नहीं करेगा तो वो तुम्हारे जूते मारेगा। तो समझ रहे हो थोड़ा, इतनी गालियां भी मत दो अंग्रेजों को, ठीक है? इतने मतलब बैलेंस हो गए देखो सारी चीजें। चलो आगे लिखो यार, बड़ा लंबा हो गया, चलिए सेकेंड पैराग्राफ में लिखो, अंग्रेजों ने स्थायी कृषि की शुरुआत करी। ये जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है और पैराग्राफ में चीजें चल रही है, तो अंडरस्टूड है कि जनजातीय क्षेत्र की बात। एक्चुअली ये आंसर के फॉर्म में एक्चुअली ये है, ये मैंने ट्राइबल बोर्ड के ऊपर कभी कुछ लिखा था, तो उसका कुछ स्टार्टिंग पैराग्राफ है जिसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड है, थोड़ा शॉर्ट में चीज, बट लेकिन सारे कॉजेज इसके अंदर आ जाएंगे। अंग्रेजों ने स्थायी कृषि की शुरुआत करी, जिसकी वजह से या जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे
गैर जनजातीय लोग, पुलिस और महाजन, जिन्हें वो दिखू कहते थे, इन क्षेत्रों में आने लगे। अंग्रेजों ने स्थायी कृषि की शुरुआत करी, जिसकी वजह से बहुत सारे गैर जनजातीय लोग, पुलिस, महाजन, जिन्हें ब्रैकेट में लिखे ना, जिनको जनजातियां दिखू कहते या जिनको ये दिखू कहते थे, इन क्षेत्रों में आने लगे और इन्होंने जनजातियों को बंधुआ मजदूरों में बदल दिया। British introduced settled agriculture. British introduced settled agriculture into the area, which results in influx of non-tribals, police and money lenders। ब्रैकेट में इनके सामने देखो ये लॉजी स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा सवाल है कि दिखू में क्या कहेंगे, राइट? तो दिखू को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये तो आपको और मिलेगी। Results in influx of non-tribals, police and money lenders because turning them into bonded laborers। Next paragraph। निजी संपत्ति की अवधारणा ने इनकी जॉइंट ओनरशिप को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में जॉइंट, संगठित या सहयोगी, सहयोग। निजी संपत्ति की अवधारणा ने इनके संयुक्त संपत्ति संयुक्त संपत्ति से आगे देखो, भूमि पर संयुक्त संपत्ति की व्यवस्था को बदल दिया। The system of joint ownership of land was replaced by notion of private property। कालांतर में 1864 में वन विभाग की स्थापना, पहला पॉइंट मतलब कि कॉमा लगा देना इसके आगे। कालांतर में 1864 में वन विभाग की स्थापना, कॉमा,
की गतिविधियों का विस्तार या के विस्तार रेलवे और जहाज निर्माण की गतिविधियों के विस्तार में लकड़ी संग्रहण नहीं, लकड़ी संग्रहण से पहले लाइन ही हो, मतलब इसी के ही आगे के विस्तार में वनों को संरक्षित कर संरक्षित रिजर्व लकड़ी संग्रहण और ग्रेजिंग तो बोलते चारगाह और चारगाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी वजह से ये जनजातीय लोग गरीबी और भुखमरी की ओर धकेल दिए गए। Further, with the establishment of Forest Department in 1864, expansion of shipping and railway, forests were reserved and thus आप लोग थके हो गया, मैंने तो ब्रेक के दिया and thus forests were thus reserved and therefore restrictions were put on timber collection. Restrictions were put on timber collection and grazing, which brought them into clutches of poverty. Christian, next paragraph लिखिए, Christian missionary की गतिविधियां संस्कृतिकरण, कॉमा लगा के लिखना, संस्कृतिकरण और गैर जनजातीय लोगों के आने से इनकी सामाजिक व्यवस्था भी चरमराने लगी और इन जनजातियों को समाज के सबसे पिछड़े वर्ग में रखा गया। कहां से? गैर जनजातियों के आने की वजह से इनकी सामाजिक व्यवस्था भी चरमरा गई, या मैंने कुछ और दिखाया तो बता सकता हूं, चरमरा गई और इन जनजातियों को समाज के सबसे निम्न वर्ग में रखा गया। अब हिंदी वाले तुरंत से जितना लिखा है उसको सारे को पढ़ेंगे और उसको पढ़ के जरा एक बार थोड़ा देखेंगे कि क्या इसमें सारे पॉइंट इंक्लूडेड हैं, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। इंग्लिश में लिखो एक्टिविटीज ऑफ, ये कारणों का जो है इसको पढ़िए, एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज
activities of Christian missionaries, Sanskritization and influx of activities of Christian missionaries, Sanskritization and influx of non-tribal, गाइस जरूर से इसे एक बार पढ़िएगा, further disrupt या disturb, कुछ भी लिखो, disrupt भी लिख सकते हो, their social fabric, the otherwise egalitarian tribal society were put in the lowest class of the society. एक मिनट कीजिए और इसे रीड कीजिए। एग्रीगेटेड मतलब सोफिस्टिकेटेड, थोड़े से मतलब जो लिबरल होते हैं, फिर उसमें जो सरदार होते हैं, अच्छे उसमें होते हैं, बट यहाँ की लोगों को जो आप लोगों ने रीड कर लिया। आप कब से क्यों हंस रहे हुए थे? हाँ जी, क्यों हंस रहे? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी भरी कहानी सुना रही हूँ, आप हंस क्यों रहे हो? अच्छा गाइस, आप सब लोगों ने ये पढ़ा? अच्छे से पढ़ा? इसमें ऑलमोस्ट सारी बातें कवर है। संस्कृतिकरण की बात है, सोशल सिस्टम की बात है, मतलब अगर आप इसमें से पॉइंट्स देखेंगे तो हमने इसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। फॉरेस्ट एक्ट 1878 की बात कर दी है हम लोगों ने, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना उसकी बात कर दी, रेलवे और शिपिंग का एक्सपेंशन का क्या असर पड़ा उसकी बात कर दी हमने, क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज की बात कर दी और संस्कृतिकरण की भी बात कर दी। इसके अलावा कैसे नॉन ट्राइबल्स इनके एरिया में आ रहे हैं और सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू करी जा रही है, इनसे जंगल छीने जा रहे हैं, इन्हें बंधुआ मजदूर, बेकार मजदूर और भूमिहीन मजदूर बनाया जा रहा है, गरीबी में पहुंचाया जा रहा है, ये सारी हमने बात की। इसकी हमने सारी बात कर दी वो इन्होंने क्या किया कि कुछ बोला कि ये जमीन पर होता है, अब अपने जंगल पहाड़ों से निकलो और वहाँ पे आके फिर करके निकाले तो महाजन है वो और इसलिए बंदोबस्त ये अभी आए। तो जनरली मोटा मोटी इसमें सारी बात हुई। अब सीक्रेट ये है कि एक्चुअली ये आंसर है, दिस इज एन आंसर, कॉजेज ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट। एक क्वेश्चन का फर्क से कितना है, इससे जरा सा कंफ्यूजन वाले मैंने एक दो लाइन ही दी है, बट दिस इज हाउ यू नीड टू राइट एन आंसर। समझ में आया थोड़ा? लगभग हर पॉइंट को छूना है पर हर पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करना। हो सकता है कि थोड़ा वर्ड लिमिट इसमें ज्यादा, हम इतनी सारी बातों को आप लोग जरा पॉइंट है ना घर जाके काउंट करना। इसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात, डिपार्टमेंट खुलने की बात, रेलवे एक्सपेंशन की बात, सेंसिटाइजेशन की बात, एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज पर 6 पॉइंट को मैंने आपको यही बता दी। इसके अलावा इनके फॉरेस्ट को रिजर्व करने की बात, डिफ्यूज के आने की बात, बॉन्डेड लेबर या बेगारी व्यवस्था की बात, फॉरेस्ट रिजर्वेशन की बात, ये सब इस आंसर में अप्रॉक्सीमेटली हमने 3 पैराग्राफ में या 4 पैराग्राफ में 10 से 15 पॉइंट कवर किए। That's how you need to write an answer। आप लोग पूछते हो ना थोड़ा सा मॉडल आंसर का, that's how you need to write an answer। This may not be a model answer,
बट अब आप लोग को थोड़ा समझ में आया, इसको एक बार थोड़ा समझिएगा, पढ़िएगा। मैंने अपने इसमें एक एक वर्ड को, इसमें जो हमने एक एक बात लिखी है, इसके बाद हमने थोड़ा कॉमा लगा दिया, उसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको लिखा भी नहीं। समझ रहे हो आप लोग? ऐसे ऐसे आंसर, ये दिमाग होती है पीएससी की, और ये होती है चीजों की अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैं बोलती हूँ पीएससी में डिटेलिंग में नहीं जाना होगा। और देखो एक सीधी सी बात, अगर जाना ही होगा तो क्यों आप लोगों की मॉडर्न इंडिया के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया होगा? अगर आप लोगों की मॉडर्न इंडिया की रेगुलर क्लास होना तो आप लोगों को सिर्फ 1 महीना मॉडर्न इंडिया का मिला है। अगर इतना डिटेलिंग में चीजें करानी होती तो वो लोग खुद 1 महीने का वक्त नहीं लेते, राइट? ज्यादा से ज्यादा हम उसको 1.5 महीना खींच सकते हैं, 2 महीना, 3 तो नहीं ले सकते। ये तो है कि क्लासेज ही हफ्ते में 2-4 या 1-2 हो रही है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इस तरीके से आप कभी भी आंसर लिखें, थोड़ा सा इस तरीके, थोड़ा सा शब्दों के चुनाव पे ध्यान दें, ठीक? इंग्लिश हिंदी में बताने में हो सकता है एक आधा वर्ड मेरा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ था, इंग्लिश में बनाया हुआ, इंग्लिश को प्रॉपर हिंदी में कन्वर्ट करने में कई बार वर्ड एक आधे ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट डू नॉट वरी अबाउट दैट। बट आगे से आप कभी भी आंसर्स लिखें किसी भी उसमें, कोशिश करें मैक्सिमम पॉइंट्स को ऐसे ही कवर करें, पॉइंट की डिटेलिंग में मत जाओ, ठीक? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज नहीं है, यू डोंट वरी अबाउट दैट, वो आप लोग